न्यू टीम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अनुज कुमार त्यागी आप सभी को प्राचीन इतिहास पढ़ा रहा हूं। और प्राचीन इतिहास में हम पहले उसका एक बेसिक जानकारी देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम आपको गहराइयों तक लेकर जाएंगे। और हमें उम्मीद है और विश्वास भी है कि आप हमसे प्राचीन इतिहास पढ़ने के बाद क्वेश्चन एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन का मतलब आपका पुराना होता है, सभी को पता होगा, पुरानी या पुराना, ठीक है। प्राचीन मतलब होता है पुराना। तो हम अपने पुराने भारत के बारे में जानेंगे। और इतिहास का मतलब होता है अतीत में घटित घटनाओं को जानना ही इतिहास कहलाता है। ये एक डिफिनीशन के तौर पर सर्वमान्य परिभाषा है। और हम भारत के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी जान लेते हैं, उसके बाद हम आपको इतिहास के बारे में बताएंगे। तो देखिए, भारत जो है ये हमारा अपना देश है, आपका भी देश है, तो भारत के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका नाम भारत जो है वो भारत कैसे पड़ा, ठीक है। तो ऋग वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर भारत पड़ा। अगर आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं तो जान लीजिए। जो भरत थे वे ऋग वैदिक काल के एक जन थे, जन मानुष थे, मतलब मनुष्य थे, ठीक है, ऋग वैदिक काल के। और एक परंपरागत के अनुसार इस देश को यह नाम ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। मतलब एक परंपरा है, उसके अनुसार माना जाता है कि जो भारत का नाम है वो ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। और आपको एक परंपरा और है, एक मत और है, उसके अनुसार भी बताया जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि ऋषभ देव कौन थे। कहा गया कि ऋषभ देव के पुत्र के नाम पर पड़ा। तो ऋषभ देव आपके जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, प्रथम तीर्थकर, ठीक है। और आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋषभ देव कौन है, उसके बाद ऑप्शन दिया जाता है, या फिर ऐसे पूछा जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ये ऋषभ देव थे। तो एक परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो ऋषभ देव थे आपके, जो ऋषभ देव थे यही आपके क्या थे, इनके पुत्र जो थे भरत, उन्हीं के नाम पर आपका क्या है, भारत का नाम पड़ा। लेकिन अगर हम ब्राह्मण धर्म ग्रंथ की माने तो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अनुसार जो है दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ा। और यह भी अधिक सर्वमान्य है, मतलब बहुत से लोग इसको भी मानते हैं, तो ठीक है। तो ये, और आपको बता दें एक बेसिक जानकारी ये है कि इतिहास जो है ना, इतिहास में जितनी भी कंटेंट है, जितने भी मैटर है, सब काल्पनिक की हुई है, ठीक है। सबको मतलब मान लिया गया है, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब एक्चुअल में किसी ने देखा हो इतिहास को, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब मान लिया गया है। हाँ, एक चीज है, जो पुरातात्विक साक्ष्य मिला है उसके आधार पर लोगों ने अनुमान लगाया है, तो वहां पर भी माना ही गया है। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा हो जो इतिहास को देखा हो और इतिहास देखकर आपको बता दिया हो कि हाँ भैया लीजिए इतिहास ऐसा ऐसा था और इतिहास आप लिख डालिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब काल्पनिक बातें हैं। इतिहास में जितनी भी बातें आपको मिलेंगी सब अपने एक तर्क के अनुसार मिलेंगी, यानी कि जो भी हुआ होगा वो सब सोच समझ के, जैसे कुछ साक्ष्य मिल गया, जैसे मान लीजिए हमने आपको एक बर्तन दे दिया, ठीक है, और बर्तन दे दिया हमने आपको, तो बर्तन को देखकर आप उसका कुछ हुलिया बताएंगे, रंग बताएंगे, जो भी बताएंगे, और उस टाइम का जैसे बर्तन को देखकर आप क्या बता सकते हैं, बर्तन का वेट बता सकते हैं, फिर उसका आकार बता सकते हैं, ठीक है। और ये भी एक कार्बन डेटिंग होती है C14, उसके अनुसार उसकी हम क्या करते हैं, हम और आप काल यानी कि समय निकाल सकते हैं। तो यही होता है, जितने भी इतिहास में आपके हैं सभी जो है एक अनुमानित दिया हुआ है और अनुमान के तौर पर सब बनाया गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने देखा हो इतिहास, ऐसा कुछ नहीं है, सब अनुमान के आधार पर लिखा गया है। और सभी लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग भी पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ते ही चले जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि सदियों तक तो ऐसा होगा नहीं कि कोई भी इंसान है जो 200, 400 या 1000 वर्षों तक जीता रहे, तो इसलिए तो इतिहास जो था हमारा, प्राचीन इतिहास हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें जो भी वस्तुएं मिलेंगे उनको हम कल्पना के आधार पर मानकर पढ़ेंगे, और ऐसा हमारे बुक में भी दिया हुआ है। तो चलिए, हमने क्या बताया, भारत का जो नाम है, नामकरण हमने बता दिया। और भारत को कालांतर में किस नाम से जाना जाता है ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत को आज हम भारत इसको कह रहे हैं ना, लेकिन जब पहले हमारा भारत था उसको किस नाम से जाना जाता था, ये भी तो जानना आपके लिए ही जरूरी है। तो देखिए, जो भारत है ये आर्यों का निवास स्थान रहा है। आर्य और अनार्य के बारे में हम आपको बताएंगे जब आगे इतिहास पढ़ाएंगे, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए कि आर्य कौन है, द्रविड़ कौन है, ठीक है, अनार्य कौन है, जो भी है कोई दिक्कत नहीं। आर्यों का ये क्या था, निवास स्थान था, आर्यों का निवास स्थान, निवास
निवास स्थान। आर्यों का निवास स्थान होने के कारण इसे आर्यावर्त कहा गया। आर्यावर्त। आर्यों का निवास स्थान होने के कारण भारत को आर्यावर्त कहा गया। और क्या कहा गया भैया, इस समय आप हिंदुस्तान भी कहते हैं, भारत का नाम हिंदुस्तान कहते हैं, और भारत तो कह ही रहे हैं, और एक नाम और है, और ये जो नाम है उसका नाम है भैया इंडिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए यह क्वेश्चन आपको देखना भी है और इसको याद भी करना है। तो सर्वप्रथम भैया इंडिया आपका जो है यूनानियों ने कहा था। यूनानियों ने सर्वप्रथम इंडिया, भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके कई एग्जामों में ऐसा आया है और पूछा भी गया। सीधे सीधे पूछा जाता है कि भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो आपको जानना है यूनानियों ने सर्वप्रथम भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया था, ये इंपॉर्टेंट था। तो इतना था इंपॉर्टेंट भारत की दृष्टि से, तो हमने सोचा कि थोड़ा बेसिक जानकारी आपको बता दें कि इसका भारत का जो है नामकरण कैसे हुआ, इसका नाम कैसे पड़ा, और इसके कालांतर में किस नामों से जाना जाता था, अब किस नामों से जाना जा रहा है। ठीक है, और सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग जो है यूनानियों ने किया था, ये आप जानते रहिए। चलिए अब आपको हम बताते हैं इतिहास के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन के बारे में हमने बताया, प्राचीन मतलब पुराना होता है, भारत के बारे में ये बता दिया हमने। अब आइए इतिहास देखते हैं। इतिहास की खोज हेरोडोटस ने किया था, सभी को पता है, ये सब लिखवाने की जरूरत नहीं है, ये सब रट्टा मार के बहुत लोग रटे भी होते हैं। ठीक है, तो इतिहास का खोज हेरोडोटस ने किया था। अब आइए, अब देखिए जो हमारा भारत का इतिहास है, इसको पढ़ने के लिए, जानने के लिए किन्हीं स्रोतों की आवश्यकता होगी हमें। ठीक है, तो जो स्रोतों की आवश्यकता होगी हम उन्हीं को देखते हैं, जैसे साहित्यिक साक्ष्य हो गए, विदेशी यात्रियों के विवरण हो गए, और पुरातात्विक साक्ष्य हो गए। इन्हीं के माध्यम से हम इतिहास के बारे में जानकारी कर पाएंगे। और ऐसा कुछ तो है नहीं कि हम जब पैदा हुए थे तो ज्ञाता थे कि कुछ भी हो हमें सब मालूम है, ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो इनको जानने के स्रोत, इतिहास को लिख लेते हैं, इतिहास को जानने के स्रोत। तो हमने मुख्यतः यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड किया है, और बुक में और राइटर के अनुसार 4 भागों में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको घबराने की कोई बात नहीं है, अपनी सुविधा के अनुसार लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने 3 भागों में डिवाइड किया है इतिहास के जानने के स्रोत को। ठीक, चलिए पहला हमने क्या डिवाइड किया है, पहला हमने डिवाइड किया है साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य के बारे में आपको हम बेहतरीन बताएंगे, आप बस वीडियो को देखते रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं सब मुफ्त में दी जा रही है। हमारे सचिन सर मेडिकल हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, आप एक बार पढ़ कर देखिए, ग्राफ के माध्यम से इतना गजब पढ़ाते हैं कि आप एक बार देखेंगे तो भूल नहीं पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और आप हमसे पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का कोई भी कंटेंट आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। आप एग्जाम देकर आइएगा और मिलाइएगा, आप बताइएगा कि हाँ त्यागी सर ने कुछ पढ़ाया था। ठीक है, तो चलिए साहित्यिक साक्ष्य, हमने इतिहास को जो जानने का स्रोत है उसको 3 भागों में डिवाइड किया। साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों का यात्रा विवरण या विवरण, और तीसरा हमने जो डिवाइड किया है वो है भैया आपका पुरातात्विक साक्ष्य। इतिहास को जानने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका साहित्यिक साक्ष्य भी निभाते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य से ये पता चल जाता है कि वहाँ की जो संस्कृति थी वहाँ क्या क्या यूज होता था। तो पुरातात्विक साक्ष्य आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरातात्विक साक्ष्य इतिहास को जानने में कई बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं उनके संचालन में भी खुदाई हुई है, और आपको हम बताएंगे अपने यही पास के यूपी के प्रतापगढ़ में, दमदमा और महदहा के क्षेत्र में भी खुदाई हुई है। इन सब बातों में हम बाद में चर्चा करेंगे, इन सब बातों पे। ठीक है, अब आपको हम बहुत बेहतरीन ढंग से बताएंगे। तो हमने क्या कहा कि इतिहास को जो जानने के स्रोत हैं उनको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, साहित्यिक साक्ष्य हो गया, विदेशी यात्रियों का विवरण हो गया, और आपका हो गया पुरातात्विक साक्ष्य। अब हम आपको एक एक करके बताएंगे, क्योंकि सब साथ में नहीं बता सकते हैं। आपको भी पता होगा कि सबको साथ में बताना कितना कठिन होता है, क्योंकि भाई आदमी एक है, मुंह एक है, तो एक ही बार में एक ही चीज बता सकता है। ठीक, तो चलिए
साहित्यिक साक्ष्य के बारे में हम देख लेते हैं, उसके बाद जो अपना सेकंड और थर्ड है उसको भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए साहित्यिक साक्ष्य को हम जो है दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। साहित्यिक साक्ष्य को भी दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। धार्मिक साहित्य पहला, धार्मिक साहित्य, ठीक, ये पहला था आपका। अब यहां से होता है दूसरा लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य, देखिए यहां से हम धार्मिक साहित्य पढ़ेंगे और लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनी और गल्प साहित्य के बारे में हम बात करेंगे, तो यहाँ पर हम इसको बाद में बात करेंगे। पहले हम धार्मिक साहित्य के बारे में बात करेंगे। धार्मिक साहित्य को भी, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत दो चीजों की चर्चा की जाती है, ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर, और दूसरा क्या है भैया आपका ब्राह्मणेतर। ठीक, चलिए लौकिक तो हम आपको बताएंगे ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में, वो सब हम बाद में बात करेंगे। पहला हम देखते हैं धार्मिक साहित्य, और धार्मिक साहित्य के अंतर्गत दो चीजों की चर्चा की जाती है, ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर के बारे में। ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर क्या होते हैं ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि आपके इतिहास में आपका पोर्शन है, आपको पढ़ना है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं, तो ध्यान से पढ़िए। चलिए इसको हम थोड़ा साफ कर देते हैं क्योंकि जगह तो है नहीं, ठीक है, तो साफ करते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप पढ़ेंगे एक बार ना फिर सोचेंगे कि वाह इतिहास हमने किसी से पढ़ा था। ठीक है, चलिए न्यू टीम एकेडमी को आप सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उसके बाद बताइए सबको कि हाँ एक न्यू टीम एकेडमी नाम का भी यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको फ्री में इतिहास, भूगोल की भी क्लासेस चल रही है, अतुल सर पढ़ा रहे हैं, अभी हमको याद आ गया, भूगोल की भी क्लासेस आपकी चल रही है, अतुल सर पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ पर भी जाकर पढ़ लीजिएगा। और मैथ मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मैथ भी पढ़ सकते हैं। मेडिवल हिस्ट्री सचिन सर पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, आप देखिएगा एक बार। अगर आपको अच्छा लगे तो नीचे कमेंट में बताइएगा कि सर हमने देख लिया। ओके, चलिए हम बात करते हैं धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जो हमने चर्चा किया है ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर, तो उसमें हम ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ। देखिए भैया ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंतर्गत आपको वेद पढ़ना है, उपनिषद पढ़ना है, वेद उपनिषद, रामायण बहुत इंटरेस्टिंग है, रामायण का नाम आपने सुना ही होगा, रामायण, महाभारत तो आप जानते ही होंगे, महाभारत, वेद उपनिषद महाभारत पुराण से तो आपका एकदम गहरा रिश्ता है। और स्मृतियों के बारे में, स्मृति तो आप जानते होंगे, जैसे मनु स्मृति वगैरह हो गया। ठीक है, स्मृतियों के बारे में, स्मृतियों के बारे में इतना आपको पढ़ना है आपके सिलेबस के अनुसार। ठीक, तो ये आपको जानना है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंतर्गत आपको वेद उपनिषद महाभारत रामायण पुराण और स्मृतियों के बारे में आपको पढ़ना है, और आपको हम बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आपका एक एक टॉपिक एक एक पोर्शन आप बहुत बेहतरीन से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम आपको वेद के बारे में बताते हैं कि वेद क्या है भैया आपका। इतिहास आप अगर पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास तो आपको इतना मजा आएगा कि आप पूछिए नहीं। ठीक है, देखिए वेद के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बहुत गर्मी है आज। वेद, ठीक, वेद जो है वेद के बारे में देखते हैं। वेद जो है ये संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है, संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, और वेद का मतलब होता है ज्ञान, जानना या ज्ञान। ज्ञान का मतलब है भैया महत ज्ञान से, महत ज्ञान, और महत ज्ञान का मतलब आप लोग जानते हैं, महत ज्ञान मतलब होता है जैसे पवित्र और आध्यात्मिक ज्ञान, पवित्र और आध्यात्मिक ज्ञान,
आध्यात्मिक ज्ञान। हमने आपकी सुविधा के अनुसार सब कुछ बता दिया है, जैसे आप समझना चाहें आप समझ सकते हैं। वेद का वेद जो है संस्कृत भाषा के वेद शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान मतलब महत् ज्ञान, पवित्र या आध्यात्मिक ज्ञान। आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं। और उसके बाद चलिए आपको हम और बता देते हैं वेद के बारे में, ठीक है। देखिए कई लोगों का मानना है कि जो ये वेद है, जो वेद लिखे गए हैं, 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये कई लोगों का मानना है कि जो वेद है ये देवकृत है, मतलब भगवानों के द्वारा रचा गया ये तो वो है वेद है, जो कृति है मतलब रचा गया है। जैसे देखिए बताते हैं आपको, कुछ लोग कहते हैं कि जो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद है, ये क्या है, भगवानों के द्वारा लिखा गया है, देवकृत मानते हैं, ठीक है। कुछ लोग मानते हैं, भी हम मानते हैं, तो मानने में कौन किसी मना कर सकता है। आप स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, आप चाहे जो मानिए, ठीक। देखिए वेद के संकलन कर्ता कौन है भैया, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। संकलन कर्ता, वेद के संकलन करता है कृष्ण। बहुत ज्यादा फासले लिख दिए क्या हम, कृष्ण द्वैपायन। अब इनको भैया एक नाम से और जाना जाता है, वेद व्यास। इस नाम से तो आप परिचित नहीं होंगे, लेकिन जैसे हमने वेद व्यास कहा तो आपके अंदर एकदम उत्साह भर गया होगा, हाँ ये तो जानते हैं वेद व्यास, ठीक। तो कृष्ण द्वैपायन का ही नाम है वेद व्यास। तो वेद के जो संकलन करता है वो आपके वेद व्यास जी हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि वेद के संकलन करता कौन है, तो अगर ऑप्शन में वेद व्यास नहीं दिया है तो कृष्ण द्वैपायन आपको लगा देना है, ये आपके जो है वेद के संकलन करता है। अब आते हैं भैया अपने मुद्दे पर कि जो वेद है वो कितने प्रकार का है। तो वेद हमने आपको बता दिया पहले ही कि वेद 4 प्रकार का है, तो आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा। चलिए वो भी लिख लेते हैं क्या क्या है, ठीक। चलिए वेद जो है भैया आपका 4 प्रकार का है, जिसके संकलन करता है कृष्ण द्वैपायन यानी कि वेद व्यास जी। कुछ लोग देवकृत भी मानते हैं, तो मानने दीजिए, ठीक। इतिहास में लिखा गया है, बुक में आप पढ़ लीजिएगा, हम तो पढ़े हैं, आपको बता रहे हैं। चलिए ऋग्वेद, ठीक, सॉरी, चलिए पहला ऋग्वेद हो गया, दूसरा आपका सामवेद हो गया, सामवेद, तीसरा आपका हो गया यजुर्वेद, और चौथा आपका हो गया अथर्ववेद। अथर्ववेद, देखिए वेद आपके 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आप अगर बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। आप यहाँ से पढ़िए इतिहास, उसके बाद जाइए परीक्षा दीजिए। अगर यहाँ से क्वेश्चन मतलब नहीं आया तो आप हमें बताइएगा, मेरी 100% गारंटी है, जो मैं पढ़ाऊंगा क्वेश्चन यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये यहाँ पर हमने लिख दिया है। और वेदों से आपके बहुत क्वेश्चन उठते हैं, आपको बता दूं, आप अगर वेद पढ़ के जाते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो आप वेद पढ़ के जाइएगा, और वेद मैं आपको आज नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो एक एक वेद है इनमें इतना सारा कंटेंट है, और इसमें अभी हम अगर आप आज ही आपको बता दें तो इतना सारा पहले से ही बता दिए हैं, आप लर्न नहीं कर पाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे। तो जो हम बता रहे हैं, हमारा मेन मकसद ये है, हम फ्री में बता रहे हैं, फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं। तो मेरा बस यही उद्देश्य है कि आप लोग मन से पढ़िए, जो हम पढ़ाएं आप उसको याद करिए। तो आप इतना याद करिए, और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसके अंदर जो कंटेंट है बहुत से हैं, ठीक है। तो उसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको हम अलग से आपको बताएंगे, अगले वीडियो में अलग से डिवाइड करके बताएंगे। तो यहाँ तक आज के लिए, यहाँ तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप यहाँ तक पढ़ लीजिए, और जो हमने आज पढ़ाया है उसको आप एक कॉपी में नोट डाउन करिए, उसको पढ़िए और याद करिए। अगर आपको याद हो जाता है तो कल मैं आपको फिर एक वीडियो मेरी आएगी जिसमें मैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में चर्चा करूंगा, और उस वीडियो में आपको मैं बता दूंगा इन सभी के बारे में। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इतिहास पढ़िए, हमारे साथ आप इतिहास पढ़ रहे हैं, यकीन मानिए ऐसा आप पढ़ेंगे कभी भूल नहीं पाएंगे। इतिहास को हम एकदम इतना
ऐसा बता देंगे कि अब यही समझिए कि आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे, मेरी गारंटी है। आप ऐसे पढ़ते चलिए, बस मजे से पढ़िए, आप प्रेशर लेकर मत पढ़िए, कभी भी आप दिमाग में प्रेशर लेकर न पढ़िए कि इतिहास है, बहुत ज़्यादा है, कैसे याद होगा, कैसे याद किया जाए, ये सब आपको कुछ नहीं टेंशन लेना है। टेंशन आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपको इतिहास। अच्छा सोचिए, हमने आपको इतना बता दिया, अभी आप अगर नोट डाउन करते चले होंगे तो 2-4 पन्ना भर गया होगा, और आप देखेंगे कि 2-4 पन्ना भर गया, लेकिन आपको कुछ पता चला, कुछ नहीं पता चला। तो ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा इतिहास, एकदम मजे लेते हुए आपको पढ़ना है, ठीक है, एकदम मजे से आपको पढ़ना है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम न्यू टीम एकेडमी के माध्यम से एक बार आपको फिर से अवगत कराना चाहते हैं कि मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, इतिहास पढ़ा रहा हूँ, सचिन सर है मेनुअल पढ़ा रहे हैं, आलोक सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, अतुल सर आपको जियोग्राफी पढ़ाएंगे, अच्छे टीचर से। आप फ्री में पढ़िए, लॉकडाउन चल ही रहा है, आप जितना आनंद उठा सकते हैं हमारे वीडियो का आनंद उठाइए। कुछ दिन में वीडियो हो सकता है कि डिलीट वगैरह हो जाए, तो आप जब तक है यूट्यूब पर तब तक आप पढ़ सकते हैं, तो आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं कल की वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।